हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र फिजिक्स MCQ सीरीज का पार्ट 3 और टॉपिक है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, जो कि आने वाले बिहार दरोगा BPSC या किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। ऊर्जा का स्थानांतरण तीन तरीके से होता है। एक तो होता है कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव में। ऑप्शन बी है ठोस एवं निर्वात में। ऑप्शन सी गैस एवं द्रव में। ऑप्शन डी निर्वात एवं गैस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कन्वेक्शन द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कहाँ होता है? या तो लिक्विड में या गैस में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाष्प एक गैस होती है। ऑप्शन बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन सी वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है। ऑप्शन डी वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन ए है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं। ऑप्शन बी क्या है? भाप शरीर के भीतर घुस जाता है। ऑप्शन सी भाप में अधिक मारक क्षमता है। ऑप्शन डी भाप हल्का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाप में क्या होता है? लेटेंट हीट होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? देखो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करना होता है? देखो आई से यहाँ पे आई से कोई टुकड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है? इसको वेपर में चेंज करना है, वाष्प में। तो पहले आइस से क्या बनेगा? वाटर बनेगा ना। पहले तो वाइस से वाटर बनेगा, फिर क्या होगा? वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होगा। ये ठीक 0 डिग्री पे आएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये पानी बन जाएगा। 0 से हल्का ऊपर होगा तो आइस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो आइस बन जाता है। तो पहले क्या होगा? बर्फ़ आइस बनेगा, बर्फ़ जो होगा वो पानी बनेगा। फिर पानी से 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और फिर क्या होगा? वेपोराइज होने लगेगा, उसमें बनने लगेगी। अब पूछ रहे कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम क्या जानते हैं कि जो गुप्त ऊष्मा होती है गलन की, आइस की, वो क्या होती है? वो उसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। पर ग्राम। और यहाँ पे बर्फ़ कितना है? मास कितना है? तो 1 ग्राम बर्फ़ है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू इक्वल टू होता है, जैसे Q1 मान लो, यहाँ पे मान लो Q1, यहाँ पे मान लो Q2, यहाँ पे मान लो Q3 है। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ml होती है ना। मास क्या है? 1 ग्राम है, 1 हमने ले लिया। L क्या है? 1 ग्राम ले लिया। यहाँ पे L क्या है? 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। तो 80 कैलोरी नीचे ग्राम में हो जाएगा तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना। तो Q1 कितना कैलोरी हुआ? 80 कैलोरी। अब हम देखेंगे कि जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करेगा तब कितना ऊष्मा होगा। तो क्या होता है? Q2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा MS डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे मास क्या है? मास क्या है? एक ग्राम है ना, 1 ग्राम है। S की वैल्यू 1 होती है वाटर के लिए, और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का है? 100 का है। तो 1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 100 कैलोरी लगेगी, ठीक है। तो 100 कैलोरी तो हो गया आपका, कितना है? Q2 हो गया। Q2 की वैल्यू कितनी हो गई? 100 कैलोरी। अब जो वेपर बनने के बाद उसमें जो ऊष्मा आएगा, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? जो वेपर की जो लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये फिक्स होता है, ठीक है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे Q3 कितना हो जाएगा? Q3 मास तो 1 है ना, 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 540 कैलोरी
540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 540 कैलोरी। अब देखो टोटल पूछ रहा है ना, तो 80 कैलोरी यहाँ पे जब क्या होगा, जब वो आइस से पानी में चेंज होगा और जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा MS डेल्टा थीटा, तो उस समय वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है वैल्यू। तो Q2 कितना हो गया, 100 कैलोरी, और Q3 कितना हुआ है, 540 कैलोरी। तीनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा, जब हम ऐड करेंगे इसे, कितना आया था, 80 आया था Q1, Q2 कितना आया था, 100। फॉर्मूला याद कर लो, दो फॉर्मूला याद कर लो। एक तो Q इक्वल टू ml होता है, जब लेटेंट हीट की बात हो तो, गुप्त ऊष्मा की बात हो तो E फॉर्मूला लगता है आपका, Q इक्वल टू ml। और जब टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तब क्या होगा, Q इक्वल टू MS डेल्टा थीटा लगता है। ठीक है, तो 80 प्लस 100 और क्या आया था, जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु कितनी एनर्जी आई थी, ऊष्मा, हीट की वैल्यू कितनी थी उस समय, 540 थी। अब तीनों के ऐड करो, कितना आएगा, 720 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, कौन से टेम्परेचर पर जो सेल्सियस की वैल्यू होती है और फारेनहाइट की वैल्यू होती है वो सेम होगी। तो एक फॉर्मूला याद कर लो कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि C और F की वैल्यू अगर सेम हो तो वैल्यू क्या होगी, कौन से वैल्यू पे सेम होगी। तो वैल्यू पुट कर दो, F इक्वल टू C पुट कर दो यहाँ पे, तो C/5 इक्वल टू C माइनस 32/9। इसको सॉल्व करोगे तो C की वैल्यू कितनी आएगी, -40। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, -40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है, दुगना कितने में होगा, सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला यूज करो, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि फारेनहाइट की वैल्यू जो है ना वो डबल है सेंटीग्रेड से, मतलब क्या होगा कि F इक्वल टू 2C आप पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या होगा C/5 इक्वल टू 2C माइनस 32/9। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी आएगी, 160 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद C की वैल्यू आएगी 160 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, एक्चुअली होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो देखो सेल्सियस में क्या बताया था मैंने, सेल्सियस में कितना आता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जब इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 273 प्लस 37, 7301 2, 310 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, 310। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज करो आप, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी हुई है, हमें C के सेल्सियस में निकालना है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F माइनस 32/9 मल्टीप्लाई बाई 5। F की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 98.5 माइनस 32/9 इंटू 5। सॉल्व करने में वैल्यू कितना आएगा, 36.89 आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
वही फॉर्मूला यूज कर लो, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आएगा? वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर 93.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दो 200 माइनस 32/9, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांग निम्नतर होता है। ऑप्शन बी, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। ऑप्शन डी, अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल का जो द्रव्यांग होता है वो क्या होता है? लो होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एथेनॉल C2H5OH, एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन सी मिथेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपिल एल्कोहल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या यूज करते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। ऑप्शन डी वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, जिसे क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गर्म करने से विस्तारण, आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल ठोस पदार्थ में होता है। ऑप्शन बी पदार्थ का भार बढ़ा देता है। ऑप्शन बी पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ऑप्शन डी सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो डेंसिटी जो होता है ना, विस्तारण करने पे, जब गर्म करेंगे तो विस्तारण होगा, फैलेगा, तो उसका डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, पदार्थ का घनत्व घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो विस्तारण होगा मतलब क्या होता है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है। ऑप्शन बी आयतन घटता है। ऑप्शन सी द्रव्यमान बढ़ता है। ऑप्शन डी द्रव्यमान घटता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों के साथ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। जनरली क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ जब पिघलती है तो क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है उसका? डेंसिटी डिक्रीज होता है। जब डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन बर्फ़ की केस में क्या है कि जब बर्फ़ पिघलती है ना तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होता है। कुछ फिजिक्स का कुछ रीजन होता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, ठीक है, काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा फिर उसके लिए। बस इतना जान लो कि जब बर्फ़ पिघलता है ना, बर्फ़ के केस में जनरली क्या होता है? कोई भी चीज़ विस्तारित होती है ना या पिघलता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, सॉरी डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो डेंसिटी डिक्रीज करता है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन जब आइस के केस में क्या होता है? जब पिघलता है ना तो इसका डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है। और इसके साथ बर्फ़ के साथ साथ और भी एग्जाम्पल है, जैसे ढला हुआ लोहा हुआ, एंटीमोनी, बिस्मुथ, ठीक है, पीतल हुआ। तो होता क्या है कि जब बर्फ़ पिघलती है ना तो इसका डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है? डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? घटेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
और एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, सारे एग्जाम में एक बार ना एक बार क्वेश्चन पूछेगा, तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लो। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो देखो, जहाँ भी थर्मो दिख जाए ना, थर्मो जहाँ पे दिख जाए समझो टेम्परेचर की बात हो रही है। थर्मो जहाँ पे दिख जाए तो समझो किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर की बात हो रही है, तापमान की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन है तापमान को नापना, ऑप्शन बी तापमान को बढ़ाना, ऑप्शन सी तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन डी ताप को विद्युत में बदलना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को कांस्टेंट रखना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है। ऑप्शन सी किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करता है। देखो मैंने क्या बताया था, थर्मो दिखाना, टेम्परेचर की बात हो रही है, ऑप्शन डी हटाओ, ऑप्शन ए हटाओ। तापक्रम मापता है, ऑप्शन सी क्या है? किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तापमान को कम करना, ऑप्शन बी हिमायन ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना, ऑप्शन डी गलनांक को घटाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्या करता है? कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है ना थर्मोस्टेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है, क्या कारण है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, ऑप्शन बी फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन सी फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन डी फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो क्या होता है, फ्रिज के अंदर जो होता है ना, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो जो एक्स्ट्रा नमी होती है ना वो क्या होती है? एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर जब भी आपके घर में कोई बिस्किट हो, अगर सील जाए हो, तो उसे क्या करेगा? फ्रिज में रख दे, वो क्या हो जाएगा? कुरकुरा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रिज के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, तो जो एक्स्ट्रा नमी होती है ना बिस्किट में, वो क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो लंबाई भी बढ़ती है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आईएएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ रहा है ना, देखो एक गोलक है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और एक वलय है, आपसे पूछ रहा है कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करे तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करे तो क्या होगा? तो देखो गोलक को जब गर्म करेंगे ना तो क्या होगा? किसी धातु को गर्म करने पर क्या होता है? वो फैलता है,
और तथा जो टेम्परेचर से उसका प्रसार बढ़ जाता है। तो जब हम इसे गर्म करेंगे वलय को, तो उसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा ना। बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें तो फंस जाएगा, नीचे गिरेगा नहीं। लेकिन जब हम इसे वलय को गर्म करेंगे ना, वलय को गर्म करेंगे तो इसका डायमीटर इंक्रीज होगा। तो जब डायमीटर इंक्रीज होगा तो गोलक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। गोलक निकल जाएगा ना, क्योंकि प्रसार टेम्परेचर से जब हम लोग हीट करेंगे तो प्रसार के कारण क्या होगा, वलय का जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज करेगा। तो गोलक, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना है। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का जो डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी पहले घटती है पुनः बढ़ती है, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा, आप कभी कोस्टल इलाके में जाओगे, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, तो वहाँ गर्मी के दिनों में ना पसीना नहीं सूखता है। कारण क्या होता है कि जो क्या होता है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है, हो जाती है, जब हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्या कारण होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है, ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन सी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन डी दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो एयर कंडीशनर और एयर कूलर में क्या फ़र्क है कि एयर कंडीशनर जो होता है ना, वो जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता को नियंत्रित करता है, ठीक है, एयर कंडीशनर एसी। लेकिन एयर कूलर ह्यूमिडिटी को नियंत्रित नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें क्या चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। यहाँ पे क्या दे रहा है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो ये गलत होगा। एसी करता है बट एयर कूलर नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल तापक्रम, ऑप्शन बी केवल आर्द्रता एवं तापक्रम, ऑप्शन सी केवल दाब एवं तापक्रम, ऑप्शन डी आर्द्रता दाब एवं तापक्रम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर का तो कोई मतलब नहीं निकलता दाब का, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ए भी होगा नहीं। एसी क्या करता है, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं। डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। उष्ण वायु प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी वायु निर्जलीकरण, ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन, ऑप्शन डी वायु पुनर्जलीकरण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, वाष्पन शीतलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी के बहने से, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी क्या है, ठोस को पिघलाने से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर संपीड़ित गैस को छोड़ने से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो देखो कंडीशन क्या होना चाहिए, कपड़े जल्दी सूखने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी कम हो, आर्द्रता कम हो। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले तो देखेंगे हम
कि सबसे कम ह्यूमिडिटी किस में है, तो ए में 100% बिल्कुल नहीं होगा, गलत आंसर हो गए। ऑप्शन बी भी 100% ह्यूमिडिटी है, सही नहीं होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 20% ह्यूमिडिटी, 20% ह्यूमिडिटी। हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या हो, कम हो, और टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 20% ह्यूमिडिटी और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट आते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, क्या चेंज होता है। तो देखो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। जब भी पानी में नमक मिलाएंगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं जमाव बिंदु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम पेंट, ऑप्शन बी लैंड चून, ऑप्शन सी रजत परत, ऑप्शन डी पारे की परत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिल्वर प्लेटिंग बोलते हैं इसे, तो रजत परत लगाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रजत परत लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए क्या है, संचालन, ऑप्शन सी संवहन एवं विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ना तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संचालन एंड संवहन एवं विकिरण। कोई भी हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीन ही मेथड होता है ना ट्रांसफर होने का, कंडक्शन, संचालन जिसे बोलते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। किसी भी मेथड से हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पसीने का मुख्य उपयोग है। तो देखो पसीना क्या करता है ना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर की सतह से पसीना बहना जिसे स्वेदन बोलते हैं, तो स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल वातावरण के ताप पर, ऑप्शन बी वातावरण की नमी पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी ए और बी किसी पर नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, वातावरण के ताप पर भी और वातावरण की नमी पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्म मौसम में पंखा चलने पर आराम महसूस होता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन सी हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, ऑप्शन डी हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पसीना तेजी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रवण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी उदरोपातन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक होता है, तीक्ष्ण होता है, ऑप्शन सी झुलसाने वाला होता है, ऑप्शन डी उमस वाला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उमस होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, उमस वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हम इसके अभ्यस्त हैं, ऑप्शन सी हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है। देखो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ऑप्शन डी क्या है, हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ताप कम होगा तो खाना जल्दी कैसे बनेगा। ऑप्शन बी क्या है? चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन डी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अधिक दाब के कारण जो उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है तो खाना क्या हो जाता है? जल्दी बन जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। ऑप्शन बी ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऑप्शन सी ऊपर के क्षेत्र पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर। ऑप्शन डी ऊपर के क्षेत्र के केवल क्षेत्रफल पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर आपको इसका आंसर पता भी नहीं है तो कैसे ऑप्शन निकाल सकते हो? ऑप्शन से आंसर कैसे निकालोगे? पकाए जाने वाले पदार्थ पे कोई टेम्परेचर उस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब देखो क्या है, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? तो क्षेत्रफल पे क्षेत्रफल पे, और जो उस पर रखा गया वजन होता है ना, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ना कहीं पार्टी वगैरह में जब खाना बनता है तो जो मिस्त्री वो खाना बनाने वाले होते हैं वो कुछ वेट रख देते हैं। जब खाना पकाते टाइम पे जो ढक्कन होता है उसके ऊपर वेट रख देती है, तो यही कारण होता है कि जो उच्चतम तापमान क्या होगा? इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नहीं बदलता, ऑप्शन डी पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। पहले घटता है तब बढ़ता है, क्योंकि देखो क्या होता है, वाटर में एक कंडीशन है कि 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ? डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तभी तो मैक्सिमम आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? डेंसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है ना, और डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, फिर डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, फिर डेंसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे आयतन पूछ रहा है ना, तो उल्टा चलेंगे। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है डेंसिटी, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम पहले घटता है और तब बढ़ता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर IAS प्री 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी जो मैक्सिमम किस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस से कर दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? पानी जम जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, ठीक है। यदि तापमान 9 से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, देखो 9 है यहाँ पे, 9 से 3 करना है तो 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। इसी तरीके से आएगा ना, 4 होते हुए 3 भी गिरेगा। तो यहाँ पे 4 डिग्री है, 3 डिग्री है और 9 डिग्री है। अब देखो मैक्सिमम किस पे होता है? 4 डिग्री पे। डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होता है? 4 डिग्री पे ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब देखो कैसे इसको सॉल्व कैसे करना होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी है, मतलब ये डेंसिटी क्या होता है? वह इधर इंक्रीज होते हुए आ रहा है ना,
डेंसिटी इंक्रीज होते हुए आ रहा है, तभी तो 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है। तो डेंसिटी इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए आ रहा है, फिर तो मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा। और फिर डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट, फिर 4 डिग्री से जब आगे जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा। मैंने क्या बताया था, बात वॉल्यूम की हो रही है ना, तो इसका उल्टा चलना है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जब डेंसिटी इंक्रीज होते हुए आ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और फिर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बस कॉमन सेंस यूज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलयुक्त गिलास 1 मिनट। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर, आपके पास ऑप्शन है नीचे गिरेगा, ऑप्शन बी ऊपर उठेगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई चेंज नहीं होता पानी के स्तर पे। किसी दूसरे क्लास में बताऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ग्लास है ना, और यहाँ पे पानी है, ठीक है, और यहाँ पे आइस का कोई टुकड़ा है, तो पिघलने के बाद भी क्या होगा, जो पानी का लेवल होगा वो सेम ही होगा। इसको मैं मैथमेटिकली सॉल्व करके बताऊंगा आपको किसी दूसरी क्लास में, अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, ऑप्शन बी क्या है, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं, ऑप्शन सी क्या है, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन डी बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकते हैं। तो जब क्लाउड वाली रात होती है ना, तो अधिक गर्म होती है कंपेयर करके जब आकाश बिल्कुल साफ हो, ठीक है। तो यही कारण होता है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 पे। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, ऑप्शन बी पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, ऑप्शन सी श्वसन की दर घटा दी जाती है, ऑप्शन डी आर्द्रता बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, श्वसन की दर घटा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से आपके पास ऑप्शन है गुब्बारे के अपाम में कमी आएगी, ऑप्शन बी क्या है, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, ऑप्शन सी है गुब्बारे के अपाम में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी गुब्बारे का अपाम व आकार पहले समान ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, गुब्बारे के अपाम में वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोगों को सही लगे तो क्या मैं इंग्लिश में ला सकता हूँ का जनरल साइंस का क्वेश्चन, वो ज़्यादा बेटर आता है, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे एक्सप्लेन करना आसान होता है, हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा वर्ड भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, गुब्बारे के अपाम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, आपके पास ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला जान लो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पी क्या है, प्रेशर हुआ, रो क्या हुआ, डेंसिटी हुआ।
अब आते हैं ऑप्शन पे। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ऑप्शन डी क्या है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोल रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। देखो आर्द्रता जब बढ़ता है तब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, तो डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वायु के घनत्व में डेंसिटी में क्या होती है, कमी होती है। और जब कमी होती है तो वेलोसिटी और डेंसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो क्या होगा, साउंड की वेलोसिटी वायु की वेलोसिटी क्या होगी, वायु में ध्वनि वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये गलत ऑप्शन है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन डी, आप कमरे को ना तो गर्म ना ठंडा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कमरे के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो। V1/V2 गैस लॉ होता है इक्वल टू T1/T2। बस यहाँ पे क्या गिवन है, V1 क्या है, V/2। ठीक है, V1 क्या है, V/2 है, और V2 की वैल्यू V है। तो इसे पुट कर दो आप। और T1 कितना है, T1 आपका है 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इस फॉर्मूला का जब भी यूज करेंगे ना तो टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर किस में है, 27 डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, 273। तो हमारा केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 300 केल्विन। अब देखो V1 कितना है, V/2 है ना, V2 क्या है, V है, T1 क्या है, 300 केल्विन। हमें क्या निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो फिर कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। V1 आपका है V/2 हो गया, नीचे V2 था, V2 क्या है, V है, T1 क्या है, 300, और T2 हमने T मान लिया, या T2 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V से भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 केल्विन। आंसर किस में दिया है, सेल्सियस में दिया है ना। तो सेल्सियस में कैसे निकालते हैं, 600 में से क्या करेंगे, -273 कर लेंगे। जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो ऐड करते हैं, और जब केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।